आज किसी आम हिस्टोरिकल अकाउंट्स की बात नहीं होने वाली है। आज इस डीप डाइव में दुनिया का एक ऐसा खौफनाक राज खुलने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में जितना मशहूर है, दरअसल उतना ही डरावना भी है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके नाम भर से आधी दुनिया कांप उठती थी। एक ऐसा डार्क सर्वाइवल थ्रिलर जिसकी शुरुआत बहुत ही खौफनाक तरीके से हुई थी। सोचिए, पैदा होते ही एक नवजात बच्चे की मुट्ठी में खून का थक्का हो, बॉर्न क्लचिंग अ ब्लड क्लॉट। ये कोई आम जन नहीं था। ये एक ऐसी चिलिंग फोकलोर यानी खौफनाक लोक कथा है जो शायद आने वाले वक्त की एक भयानक चेतावनी थी। एक ऐसा खौफ जो जन्म ले चुका था और जिसके हाथों से आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे बड़ा विनाश दोनों लिखे जाने थे। यहाँ दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर दुनिया का सबसे बड़ा डर एक छोटे से गांव में पैदा कैसे हुआ? इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े एम्पायर या महल से नहीं होती, बल्कि एक डार्क, ब्रूटल रियलिटी से होती है, जहां जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत थी। एक ऐसा बचपन जहां हर दिन सीधे मौत से सामना होता था। तेमुजिन का बचपन किसी नॉर्मल चाइल्डहुड जैसा बिल्कुल नहीं था। ये एक परिवार के पूरी तरह से तबाह होने की सर्वाइवल स्टोरी है। उनके पिता येसुगेई को तातार कबीले ने धोखे से जहर दे दिया था और इसके तुरंत बाद उनके अपने ही कबीले ने उस परिवार को भूखों मरने के लिए बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया। एक ही झटके में सब कुछ खत्म। पिता की मौत, कबीले का धोखा और फिर जिंदगी बचाने के लिए एक बहुत ही ब्रूटल स्ट्रगल। सिर्फ जानवरों का शिकार करके पेट भरना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन इस कहानी का सबसे टेरिफाइंग पल तब आता है जब एक भूखा और डेस्परेट बच्चा शिकार के हिस्से के लिए अपने ही सौतेले भाई बेक्टर का कत्ल कर देता है। ये वो सटीक पल था जब एक बेबस बच्चा एक खतरनाक हथियार में तब्दील हो गया। अब एक और हैरान करने वाला सवाल सामने आता है, कैसे एक भूखा बेदखल इंसान दुनिया की सबसे खौफनाक वॉर मशीन तैयार कर लेता है? सिर्फ जिंदा बचने के उस स्ट्रगल से लेकर दुनिया को जीतने के इस डार्क ब्लूप्रिंट तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है मेरिटोक्रेसी में। ये उनका सबसे भयानक और ब्रिलियंट मास्टर प्लान था। सदियों पुरानी ट्राइबल वफादारी को पूरी तरह तोड़कर लोहार और चरवाहों जैसे आम लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाया गया, सिर्फ एक शर्त पर, उनकी काबिलियत और अंधी वफादारी। खून के रिश्ते अब कोई मायने नहीं रखते थे, सिर्फ टैलेंट और एब्सोल्यूट ओबीडियंस ही सब कुछ था। उनकी ताकत कोई रैंडम या जंगली वायलेंस नहीं थी। इस मिलिट्री डेसिमल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। 10, 100 और 1000 की यूनिट्स में बंटी हुई एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड मशीन, जहां हर सैनिक एक गियर की तरह काम करता था। पुराने कबीलों के लोगों को अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया गया ताकि बगावत की कोई गुंजाइश ही न बचे। ये जंग का एक परफेक्ट मैकेनिकल फॉर्मूला था। और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई द केनिशिंग, एक एलीट बॉडीगार्ड यूनिट। लेकिन यहां उनकी रूथलेस जीनियस सामने आती है। इन एलीट गार्ड्स के रूप में दरअसल उनके कमांडर्स के बेटों को बंधक बनाकर रखा गया था। ये एक ऐसी डार्क गारंटी थी कि कोई भी कमांडर कभी गद्दारी करने की सोच भी नहीं सकता। तो चलिए अब इस सस्पेंस का अगला लेयर खोलते हैं। क्या होता है जब एक ऐसी डिसिप्लिन्ड वॉर मशीन डर को ही अपना सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन बना लेती है? जब आतंक कोई हादसा नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रणनीति बन जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? इस पूरी तबाही का ट्रिगर पॉइंट था ओटरार का नरसंहार। ख्वारिज़मियन एम्पायर के गवर्नर ने मंगोल व्यापारियों के कारवां को जासूसी के शक में मार गिराया। बस इस एक घटना ने एक ऐसे भयानक प्रतिशोध को जन्म दिया जिसने देखते ही देखते दुनिया के एक बड़े हिस्से को राख में बदल दिया। खोरासान की तबाही का जो स्केल था ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। निशापुर, मर्व और हिरात जैसे दुनिया के सबसे अमीर और बड़े शहर पूरी तरह से मिटा दिए गए। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का वो चरम था जहां शहरों को खंडर और इंसानों को हमेशा के लिए इतिहास बना दिया गया। 57 लाख यानी 5.7 मिलियन उस दौर के पर्शियन इतिहासकारों के मुताबिक ये मौतों का आंकड़ा था। हालांकि आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे शायद 1.25 मिलियन के आसपास मानते हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा डेमोग्राफिक कैटास्ट्रोफी था, यानी इतनी बड़ी आबादी का रातों रात मिट जाना जो इंसानियत के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। इस एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन के पीछे की वजह थी स्टेपी कोड ऑफ जस्टिस, आची कारियुलकू, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। मंगोलों के लिए बदले की भावना किसी भी दूसरी चीज से बहुत बड़ी थी। एक बार धोखा मिलने के बाद उनकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं था।
कहानी के आखिरी हिस्से में एक और गहरा रहस्य सामने आता है। क्या एक मरते हुए इंसान का आखिरी फैसला किसी पूरी सभ्यता को नक्शे से हमेशा के लिए मिटा सकता है? 1227 में उनकी मौत भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी, लेकिन जो उनके मरने के बाद हुआ वो और भी ज्यादा खौफनाक था। वेस्टर्न शिया किंगडम का अंत इसका सबसे बड़ा सबूत है। लीडर के रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने और उनकी मौत को एक टॉप सीक्रेट रखा गया, लेकिन उनके आखिरी आदेश पर अमल करते हुए उनकी सेना ने शिया राजधानी को इस बेरहमी से कुचला कि पूरी की पूरी सभ्यता हमेशा के लिए बुझा दी गई। इसे इतिहास का एक बहुत ही सक्सेसफुल एथनोसाइड कहा जा सकता है, जहां एक पूरे कल्चर को ही वजूद से मिटा दिया गया। इन सब के बाद जो पीछे छूटा वो था बुरखान खल्दिन पहाड़ पर एक गुमनाम कब्र का गहरा राज। उस पहाड़ को एक प्रोहिबिटेड जोन घोषित कर दिया गया, जहां किसी के भी जाने पर सख्त पाबंदी थी। आज तक दुनिया का यह सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि इतिहास के इस आर्किटेक्ट को असल में कहां दफनाया गया था। ये सब जानने के बाद इतिहास इस खौफ के आर्किटेक्ट को आखिर किस नजरिए से देखे, ये सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ इतने बड़े पैमाने पर हुआ नरसंहार और तबाही है, तो दूसरी तरफ उनकी वजह से होने वाले बड़े कल्चरल और कमर्शियल बदलाव हैं, जिन्होंने दुनिया की दिशा ही बदल दी। आज उनकी लेगेसी पूरी तरह से बंटी हुई है। अगर अरब वर्ल्ड और रशिया की बात करें तो उन्हें एक श्रापित दुश्मन और क्रूर तानाशाह माना जाता है, जहां आज भी वो मल्टी जेनरेशनल खौफ याद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मंगोलिया और चाइना में उन्हें एक देवता समान हीरो और एक नेशन बिल्डर की तरह पूजा जाता है, जिसने ईस्ट और वेस्ट को हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो अंत में एक प्रोवोकेटिव सवाल यहीं छूट जाता है, क्या वो मॉडर्न दुनिया के एक विजनरी आर्किटेक्ट थे या इतिहास के सबसे खौफनाक दानव? इस डार्क मिस्ट्री और इस एक्सट्रीम बंटी हुई लेगेसी के बारे में कमेंट सेक्शन में एक जोरदार बहस होना तो लाजमी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब इतना सीधा बिल्कुल नहीं है।